अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग के थीम्स, जिसको लिखा था पोएट टी.एस. एलियट ने और ये एक मॉडर्न एरा की पोएम है। तो सबसे पहला थीम अगर हम यहाँ पे देख लें, बेसिकली थीम होता क्या है कि किसी भी पोएम या किसी भी वर्क का जो मेन आइडियाज़ होते हैं, जो मेन बात उनसे कन्वे की गई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट थीम है इनडिसाइसिवनेस एंड एंग्जायटी। जैसा कि हमने पोएम की पूरी एनालिसिस और समरी में भी डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर कौन है? जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जिसके बारे में ये पूरी पोएम है। तो जो स्पीकर है वो अपने इनडिसिजन से काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज्ड है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो पैरालाइज हो चुका है उसकी इनडिसाइसिवनेस से, कि वो किसी भी बात में सही तरह से डिसीजन ही नहीं ले सकता। आगे मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कि किस तरह कहाँ-कहाँ हम देखते हैं कि वो डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। हम देखते हैं कि जो उसकी इनडिसाइसिवनेस है वही जो है उसकी सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है, मतलब क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग पजल हो जाता है मज़ीद। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो पोएम की स्टार्टिंग है वहाँ पे वो काफ़ी दफ़ा लेट अस गो वाले वर्ड्स यूज़ करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें स्ट्रीट्स में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो कहता है लेट अस गो और आगे वो जो भी बात करता है तो वहाँ हम ये समझते हैं कि ठीक है, अब ये जो ये कह रहा है, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ वो अब यकीनन जाएगा। बट हम देखते हैं आगे ही वो स्ट्रीट्स के बारे में कहते हैं कि स्ट्रीट्स जो हैं वो डेंजरस हैं, वो बोरिंग हैं, वहाँ वो उनके लिए इंसीडियस इंटेंट और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है कि वो कहता है कि ये स्ट्रीट्स जो है ये जाने के काबिल नहीं, फिर वो नहीं जाता। मतलब कि यहाँ हमें ये नज़र आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने डिसीजन को ही लेके एक श्योर नहीं है। वो पहले डिसाइड करता है कोई बात, फिर वो वहाँ से पलट आता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रूफ रॉक के पर्सनल रिफ्रेन्स हैं, रीफ्रेन होता क्या है कि जो फ्रेज़ जो है वो बार-बार रिपीट किया जाए, तो कुछ बातें हैं जो वो बार-बार रिपीट करता है, जैसे डू आई डेयर। वो कहता है डू आई डेयर टू ईट अ पीच, ठीक है? फिर डू आई डेयर टू स्पीक, कि क्या मैं बोलूँ? फिर शुड आई प्रिज़्यूम, कि मतलब मैं अगर बात करूँ, अगर मैं उस लड़की जिसको कि उसने प्रपोज़ करना है, बेसिकली उसका मकसद तो यही है ना कि उसने एक लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, उसको प्रपोज़ करना है। तो वो कहता है कि क्या मैं उसको प्रपोज़ करूँ और अगर करूँ तो कैसे? मतलब स्टार्ट कैसे लूँ? उसको समझ में नहीं आ रही होती ये बात। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्पीकर है, यानी कि जो प्रूफ रॉक है, वो एडमिट करता है कि उसको 1 मिनट के अंदर-अंदर वो 100 इनडिसिजन्स की तरफ चला जाता है, 100 रिविजन्स की तरफ चला जाता है। सिर्फ़ एक आफ्टरनून टी के बैठने से पहले, मतलब 1 मिनट के अंदर-अंदर उसका दिमाग इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाता है। हम देखते हैं जहाँ पे भी उसको चॉइस मिलती है या पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको डिसीज़न लेने में बहुत मसला हो रहा है। आगे एक और उसकी एग्ज़ाम्पल वही डू आई डेयर टू ईट अ पीच वाली जो मैंने दी थी, तो वो इतना इतना ज़्यादा डिलेमा का शिकार है कि वो सिर्फ़ एक पीच खाने के लिए भी उसको इतना सोचना पड़ रहा है कि वो कह रहा है कि क्या मैं जुर्रत करूँ पीच खाने की। नेक्स्ट थीम की तरफ हम मूव करते हैं, तो वो है मॉडर्निटी एंड लोनलीनेस। जब हम देखते हैं कि मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एज है, तो ऑब्वियसली मॉडर्निटी का एलिमेंट तो होगा ही। और जब हम इस पोएम के अंदर बेसिकली दिखाया गया है मॉडर्न एरा के काफ़ी एडवांसमेंट्स को, जैसे लैम्प लाइट की बात की जाती है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ की बात की जाती है और एनेस्थीसिया की बात शुरू में ही की जाती है। एनेस्थीसिया जो कि हॉस्पिटल्स में दिया जाता है किसी ऑपरेशन या सर्जरी से पहले पेशेंट के रिलीफ के लिए। तो वो एक ऑब्वियसली मॉडर्न एक एडवांसमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो वो उसका भी ज़िक्र इस पोएम के अंदर किया गया और शुरू में ही बता दिया गया। तो जहाँ हम देखते हैं कि मॉडर्न एज की एडवांसमेंट्स का ज़िक्र है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ और तरक्की का ज़िक्र है, वहीं साथ-साथ कुछ डिसएडवांटेजेस का भी ज़िक्र है। जैसे येलो फॉग की शुरू में ही बात होती है, येलो स्मोक के नाम से भी उसको बुलाता है और येलो फॉग के नाम से भी, और वो कहता है कि पूरी स्ट्रीट्स में वो फैला हुआ है। ठीक है? और अब ये जो फॉग है या स्मोक है, बेसिकली वो दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम स्मॉग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग। तो जो स्मॉग है वहाँ पे, वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से है। मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, तो उनका धुआँ है जो कि पूरी फ़िज़ा में फैल गया है और पोल्यूशन कॉज़ कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें दिखाई गई है इस पोएम के अंदर, मॉडर्निटी का एक जो है वो डिसएडवांटेज, साइड इफ़ेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है ना, उसमें एलियनेशन का एलिमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जब दुनिया की बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई है, तरक्की हुई है, तो लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए। लोग गैजेट्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो गए हैं, लोग दूसरी मटीरियल चीज़ों में ज़्यादा आ गए हैं और एक दूसरे से एलियनेट हो गए, यानी कि एक दूसरे के लिए जैसे स्ट्रेंज हैं, जैसे एलियंस होते हैं स्ट्रेंज। तो यहाँ से ये टर्म एलियनेशन बनती है। तो वही लोनलीनेस, एलियनेशन, वो एलिमेंट भी इसके अंदर हमें नज़र आता है। प्रूफ रॉक जो है वो औरतें जो भी सारी वो विमेन की वहाँ पे बात करता है, वो उनकी बातों से डरता है। मतलब वो समझता है कि ये मेरे खिलाफ कुछ स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस इनके हैं,
व्यूज़ हैं मेरे बारे में, जजमेंट्स हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। तो मतलब इस चीज़ से वो खौफ़ज़दा है और यही चीज़ जो है उसको रोकती है कि वो उनसे जाके इवन बात भी करे, क्योंकि वो डरता है। वो डरता है उनसे बात करने से, और स्पेशली जो वो है जिसको प्रपोज़ करना है, उससे तो वो बात करने से लाज़मी तौर पे डरता है, क्योंकि वो उसके कोल्ड रिस्पॉन्स से या उसके इनकार से डरता है कि अगर उसने उसको इनकार कर दिया या उसने कह दिया दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, तो फिर वो क्या करेगा? इस चीज़ से डरने की वजह से वो उनसे दूर है, वो उनके पास भी नहीं जाता। और पोएम की एंडिंग की तरफ हम देखते हैं, जहाँ पे वो मरमेड्स का सीन आता है। मरमेड्स की वो क्या बात करता है, वो मरमेड से भी डरता है। मरमेड्स जो है वो एक तरह का आर्केटाइपल फिगर है फेमिनिन सेडक्शन का, यानी कि जहाँ पे भी औरतों के हुस्न और उनकी थोड़े-से उनकी तरफ माइल होने का एलिमेंट आता है, तो वहाँ पे मरमेड्स को हम कह सकते हैं एज़ एन इमेज यूज़ कर लिया जाता है या एज़ अ सिंबल यूज़ कर लिया जाता है। तो वहाँ पे वो कहता है, आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। यानी कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में मुझे गाएंगी, यानी कि मेरे साथ ऐसे बात करते हुए कुछ गाएंगी, मेरे लिए गाएंगी, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे भी उसका एलियनेशन का और लोनलीनेस का एलिमेंट हमें नजर आता है। लोनली तो वो वैसे ही था, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहता था कि वो उस लड़की के साथ हो कि जिसको वो प्रपोज करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा था अपने डर की वजह से, और ये मॉडर्न एरा के वजह से उसका डर था, तो इसलिए वो लोनली था। आगे एक और थीम हमारे पास आता है फ्रैगमेंटेशन का। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? अ की एक्सप्रेशन इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर इम्प्लाइज अ गैदरिंग ऑफ असॉर्टेड साइंस लाइक वर्ड्स, इमेजेस एंड साउंड्स। यानी कि फ्रैगमेंटेशन में हम देखते हैं कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर ये चीज़ है जहाँ पे डिफरेंट साइंस को, जो कि वर्ड्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकते हैं, उनको आपस में गैदर किया जाता है। अब वो इस तरह से गैदर किया जाता है कि कभी कभी वो आपस में जुड़ के कोई प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे होते, बल्कि एक कन्फ्यूजन दिखा रहे होते हैं, कुछ मतलब ऑर्डर्ड नहीं होते। तो यही जो कन्फ्यूजन है, यही जो डिसऑर्डर है, ये कंटेम्प्रेरी लाइफ, जो कि मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न मैन है, उसके दिमाग की कन्फ्यूजन को ज़ाहिर करता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, वो हमारे पास येलो फॉग का सीन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो येलो फॉग के बारे में बहुत सारी फ्रैगमेंटेड बातें करता है, और वो येलो फॉग से कहीं न कहीं कैट के एक्शंस रिज़ेम्बल कर रहे होते हैं, और वो कैट का नाम कहीं नहीं लेता, बल्कि उसकी एक्शंस को बहुत फ्रैगमेंटेड तरीके से दिखाता है, कि कहीं वो कहता है वो कर्ल कर रही है, कहीं वो कहता है कि वो जंप कर रही है, कहीं वो कहता है कि वो भाग रही है, वो सो रही है। तो ये जो सारे सीन्स बताते हैं बहुत फ्रैगमेंटेड होते हैं, टूटे-टूटे होते हैं, टुकड़ों में बँटे होते हैं। तो यही चीज़ जो है फ्रैगमेंटेशन। दूसरी एग्जांपल है प्रूफ रॉक्स डिस्क्रिप्शन। एक सीन में जहाँ पे प्रूफ रॉक की डिस्क्रिप्शन दी जा रही होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसके सर में, उसके बालों में एक बॉल्ड स्पॉट है। फिर बताया जा रहा होता है कि उसकी टाँगें बहुत पतली हैं, बाजू बहुत पतले हैं। तो जहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो वो भी बहुत फ्रैगमेंटेड और टूटे-फूटे तरीके से दिया जा रहा है, जिसको हमने खुद अपने दिमाग में जोड़ना है। और इवन हिज थॉट्स, के उसकी जो सोच भी हमें बताई जाती है, वो भी इसी तरह की फ्रैगमेंटेड तरीके की बताई गई है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है लव का। तो जो लव का थीम है, वो रीडर से किस तरह से कम्युनिकेट किया है पोइट ने, वो कम्युनिकेट किया है प्रूफ रॉक के कैरेक्टर के थ्रू और उसके साइकोलॉजिकल इनसाइट के थ्रू। ये जो चीज़ है, ये रीडर के, यानी कि जो हम रीडर्स हैं, हमारे माइंड में लेके आता है कि लव और रोमांस जो है एक बंदे की लाइफ के अंदर एक, हम कह सकते हैं कि नेसेसरी एलिमेंट है। कहीं न कहीं हर कोई इस चीज़ के किसी न किसी लाइफ के स्टेज पे डिज़ायर रखता है। अब चाहे वो डिज़ायर वो अटेन कर पाए या ना कर पाए, यहाँ प्रूफ रॉक के केस में हम देखते हैं कि वो अटेन नहीं कर पा रहा, और वो चाहता है कि वो अटेन करे। तो ये उसका डिज़ायर का डिज़ायर ही रह रहा है। तो ये थीम हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि प्रूफ रॉक जो है, या प्रूफ रॉक जैसे जो लोग हैं, वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते इस लव के केस में। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो बार-बार ये समझते हैं कि शायद ये उनकी सारी जो कोशिश है, ये पॉइंटलेस है, ये वैल्यूलेस है। तो ये चीज़ हम प्रूफ रॉक के केस में भी देखते हैं। वो कहता है बार-बार कि ना ये चीज़ जो है क्या वर्थव्हाइल है? क्या ये वर्थ इसकी इतनी है कि मैं ये काम करूँ? वो कई दफ़ा खुद से सवाल करता है। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि वो ये इस काम को इसीलिए अटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो एक पॉइंट पे स्टिक नहीं रह पा रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है, वो है डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो डाउट का थीम है ना, ये मॉडर्न मैन के अंदर बस चुका है, उसके अंदर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मर्ज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर्स का टाइम था, साइंटिफिक इतनी इन्वेंशंस का टाइम था, साइकोलॉजिकल इतनी इन्वेंशंस का टाइम था, इतने रेवोल्यूशंस का टाइम था। तो एक बंदा बहुत डाउट में आ गया था, अनसर्टेन हो गया था हर चीज़ के बारे में, और डेथ का भी खौफ कहीं न कहीं उसके ऊपर था। तो इन सारे खौफ की वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर इज़ नो ग्रेट मैटर। वो कह रहा होता है कि मैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, ठीक है ये तो बात सही है, लेकिन वो कहता है ये मेरा कोई ग्रेट मैटर नहीं है। अब अगर ग्रेट मैटर नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा है उस बारे में? और अगर ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कहीं ना कहीं वो ग्रेट मैटर होना चाहिए था। तो यहाँ उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे बहुत ज़्यादा उसको डाउट है। फिर वो कहता है एम एन अटेंडेंट लॉर्ड। वो अपने आप को कहता है, जब प्रिंस हैमलेट
की बात करता है, तो वो कहता है कि मैं प्रिंस हैमलेट तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बल्कि उसका अटेंडेंट लॉर्ड हो सकता हूँ, उसका असिस्टेंट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो खुद को बिल्कुल भी ऊपर की कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुद को डिग्रेड कर रहा है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है और खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करता है वो। एंड में जब मरमेड्स वाला सीन आता है तो वो बताता है मरमेड्स की सिंगिंग के बारे में और काफ़ी डिटेल में बताता है, और साथ ही वो कहता है आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, कि मुझे लगता है वो मेरे लिए तो कभी नहीं गाने वाली। तो मतलब यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि वो कितना ज़्यादा खुद के बारे में डाउटफुल है, कि वो कह रहा है कि भाई मरमेड्स जो है मेरे लिए तो कभी भी नहीं गा सकती। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने थीम्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और अगर आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं इस पोएम के, तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी आप वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी लाइन टू लाइन एनालिसिस दिया है फुल पोएम का, जो कि काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद कॉन्टेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।